नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू ट्रू एजुकेशन में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 10वीं कक्षा की विज्ञान की पढ़ाई करेंगे, CBSE क्लास 10th, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको शुरू करते हैं। आपने कक्षा 9वीं पास किया। 9वीं कक्षा के अंदर आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर को पढ़ा था। हम उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फिजिकल चेंज किसी मैटर में, जब आप किसी भी पदार्थ में उसकी अवस्था का चेंज होता है, वह फिजिकल चेंज कहलाता है। द चेंज ऑफ इज स्टेट दैट कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी लिक्विड फॉर्म है, उसको हम ठंडा करते हैं यानी टेम्परेचर कम करते हैं, वो बर्फ बन जाता है, वो होता है सॉलिड फॉर्म। फिर हम उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, फिर वो पानी बन जाता है, और ज़्यादा हम अगर टेम्परेचर कर देते हैं तो फिर वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। तीनों अवस्थाएं आ गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी प्रकार से केमिकल चेंज, जब हम दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको रात भर रख देते हैं, अगले दिन सुबह देखते हैं वो पूरा दही बन गया, यानी उसकी जो अवस्था थी दूध वाली अवस्था से बदलकर वो दही वाली अवस्था में आ गया। अब उसके अंदर दही वाली प्रॉपर्टी हो गई, दूध वाली प्रॉपर्टी नहीं रही, तो ये केमिकल चेंज हुआ। सो फ्रेंड्स, व्हेनेवर ऑफ ए केमिकल चेंज अकर, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी जहाँ कहीं भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, वहाँ रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको समझने के लिए आपकी किताब के अनुसार हम 4 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इट्स बर्न एंड गिवन dazzling white flame. Whenever it's burned, it's given dazzling white flame with change into a white powder. अगर इसको आपको देखना है तो और प्रकार के जो चैनल है वहाँ पर ये पूरा प्रयोग करके दिखाया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये क्या हुआ कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वह एक डेजलिंग यानी चमकदार व्हाइट सफ़ेद फ्लेम के रूप में दिखा और अंत में उससे एक सफ़ेद पाउडर प्राप्त हुआ। सो क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, यहाँ उसकी स्टेट चेंज हो गई। एक्टिविटी सेकंड देखते हैं, किताब के अनुसार की लिया हुआ ये एक्टिविटी। वी टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट हैपन? द कलर इज चेंज्ड। जो उसका कलर था पहले वो बदल गया है। सो दैट सेकंड सिचुएशन इज whenever change in color that creates, that shows कि chemical reactions वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। हम तीसरा एक्टिविटी लेते हैं। when we take a granules in a test tube and add dilute hydrochloric acid, so the hydrogen gas is produced. What happened? It's evolution of a gas. Zinc granules react with dilute hydrochloric acid and gives hydrogen gas. So the third is evolution of a gas. First, change in state, second, change in color, and the third, evolution of a gas. इसी प्रकार से हम एक चौथी एक्टिविटी भी लेते हैं। Now the activity 4, चौथी एक्टिविटी में we add lime in water. What will happen? क्या होता है कि जब हम कली यानी चूना पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबलने लगता है, एंड चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जो पानी का जो तापमान है वह परिवर्तित हो जाता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है चेंज इन टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, if above any one of the activity happened in chemical change process,
यदि कोई एक भी प्रकार की एक्टिविटी इन चारों में से केमिकल चेंज के प्रोसेस में अगर हो रही है, वी कैन से देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कोई गैस में परिवर्तित हो रहा है तो गैस निकल रही है, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यहाँ तक आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब कभी भी इन चारों प्रकार से कोई भी प्रक्रिया होती है तो वह केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब केमिकल रिएक्शन को हमें समझने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसको समझने की आवश्यकता है। वह प्रक्रिया है केमिकल इक्वेशन। यानी जो जैसे कुछ हुआ, जैसे आपने देखा था, हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, गैस बन गया। अभी क्या हुआ, ये खाली कुछ डाला, कुछ निकला, कुछ गैस बन गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको देखना समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पन्ने पर उतारना पड़ता है। वो होती है केमिकल इक्वेशन। व्हेन वी राइट ए केमिकल रिएक्शन इन शॉर्टर फॉर्म वी कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम किसी भी रासायनिक क्रिया को जब हम लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, समझाने के लिए लिखते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इज कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रयोग हमने पहले किया है एक्टिविटी फर्स्ट में। सो वी राइट हियर। अब हमें उसको लिखना है। हमने पहले ऐसे लिखा कि मैग्नीशियम रिबन लिया, हमने उसको एयर की प्रेजेंस में उसको हमने जब गर्म किया तो वो एक प्रकार से पाउडर में बन गया, सफेद पाउडर में, उसमें डेजलिंग लाइट दिया उसने। अब हमें उसको पूरा पन्ने पर उतारना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड LHS, एक होगा राइट हैंड साइड। उन दोनों के बीच में एरो होगा। अब जो चीज़ हमने, जो मैटर हमने, जो पदार्थ हमने लिए हैं वो लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन, यानी हमने उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको गर्म किया तो उसको ऑक्सीजन मिला। तो जो डेजलिंग लाइट दिखा वो ऑक्सीजन, उससे बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका स्टेट चेंज हो गया ना, मैग्नीशियम से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। जो हम चीजें ले रहे हैं, जो मेटल ले रहे हैं, आपस में जो क्रिया करते हैं वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें उसका परिणाम मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होगा, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। और यहाँ पर जो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं वो केमिकल रिएक्शन का है। ये बता रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन किया। एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि क्या प्रोसेस हुआ, आगे प्रोसेस चला। ये बताता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हम LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। प्लस का जो निशान है वो केमिकल रिएक्शन को बता रहा है, और जो एरो है वो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को, जो आगे चल रही है रिएक्शन, उसको बता रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें अभी से ही ध्यान रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री को जानने के लिए यहीं से शुरुआत है, और ये चीज़ें हमें आगे से आगे सीखनी पड़ेगी। ये हमने इसको केवल एक शाब्दिक शब्दों के अंदर, वर्ड फॉर्म में दिया है। अब आपने जैसे पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, मैग्नीशियम का Mg से बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 से बोलते हैं। अब हम आने वाले वक्त में, अगले, जैसे हम अपना पाठ में ये देखेंगे कि हम उसको केमिकल के रूप में, जो हमने पढ़ा है, मैग्नीशियम को Mg में, ऑक्सीजन को O2 में, उसके हिसाब से हम इसको लिख करके जानने का प्रयास करेंगे। Now we are studying balancing the equation. We have an example. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका, Fe plus H2O, Fe3O4 plus X. You see there, it is not balancing because LHS atoms number is not equal to RHS atoms. Please keep बोर्ड की तरफ देखें, LHS and RHS. Fe1,
H2 and oxygen 1. In RHS side, Fe3O4 and hydrogen 2. So it is not balancing. अब हम इसको बैलेंसिंग करना सीखते हैं. इसको हम अलग अलग स्टेप में बांटेंगे. उन स्टेप के हिसाब से हम इसको सीखेंगे. सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला. जैसे Fe, H2O, Fe3O4 एंड H2. इसके सराउंडिंग हम एक बॉक्स बना देंगे. इससे अभी आप जब सीख रहे हैं तो आपको ये क्या होगा, सब एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे. आपको दिखने में सूरत रहेगी, अलग अलग हो जाएगा. सारा फार्मूला अलग अलग हो जाएगा. Fe का बॉक्स अलग, H2O का बॉक्स अलग, Fe3O4 का बॉक्स अलग और H2 का बॉक्स अलग. ये केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए. हमेशा ऐसा नहीं होगा. तो आगे आप सीखोगे, आगे आप करोगे तो फिर आप बार बार बॉक्स नहीं बनाओगे, सीधे ही बैलेंसिंग कर दोगे. हम इसको 10-8 टुकड़ों में करके 8 स्टेप्स में हम इसको सीखेंगे. सेकंड स्टेप सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से किसमें कितना एटम का नंबर था. वो हमने जैसे पहले आपको बताया, लेकिन हम ये स्टेप 2 में लेते हैं. लिस्ट द numbers of atoms of different elements that in the unbalanced equation. The element Fe, H and O. Number of atoms in reactant side, LHS side 1, Fe1, H2 and O1. Okay. Numbers of atoms in product side, RHS side, Fe3, H2 and O4. It is unbalanced. Now step 3. Now start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. जो कोई भी मैक्सिमम नंबर का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में मैक्सिमम नंबर वाला होगा उसको हम एक बार पिक कर लेंगे. जैसे इसमें देखिए, इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन O4. Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2. इसमें क्या है? जो ऑक्सीजन है, in Fe3O4 we select oxygen in it. ठीक है, हम इसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एटम नंबर सबसे ज्यादा है, O4 है. अब हम इसको पार्टी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इक्वेशन को? बिकॉज़ ऑक्सीजन इज बैलेंस, हम उसके लिए इस ब्लॉक के आगे जितना ऑक्सीजन का नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है उसका उतना ही नंबर हम उसको बैलेंस करने के लिए लगा देंगे. ये H2O में ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो वो 4 है यहाँ पर Fe3O4 में, तो हम H2O के आगे 4 का नंबर लगा देते हैं. जिससे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन 4 हो गए. तो Fe अकेला है प्लस H2O है, तो और यहाँ आपके रिजल्ट साइड में क्या, प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है. तो इसका मतलब और कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट एटम्स का बताया हुआ नहीं नंबर, हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं. इससे क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. स्टेप 3 में हमने जिसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा थी ऑक्सीजन, उसको लिया, बैलेंस किया. इससे क्या हुआ, इक्वेशन अभी तक पूरा बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि उसमें आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है. अब हमें और बैलेंस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप लेंगे. वी पिक एनी ऑफ द एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर. आगे चलाने के लिए हमें एक नया और एलिमेंट लेना पड़ेगा. फर्स्ट वी बैलेंस द हाइड्रोजन. अगर आप चाहते हैं तो हाइड्रोजन ले लें, आप चाहते हैं तो आयरन ले लें, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पहले लेते हैं. जैसे इनिशियल हमने हाइड्रोजन लिया Fe plus 4H2O LHS Fe3O4 plus H2 RHS. ये जो हमने पीछे इक्वेशन ऑक्सीजन को हम जो बैलेंस किया था उससे हमने लिया. अगर बैलेंस करेंगे इसको तो बैलेंस में क्या करेंगे, इनिशियल में हमारे पास में कितने हैं, 8 इन H2O. ठीक है, 2 इन H2. H2 में हमारे पास में केवल 2 ही हाइड्रोजन है. अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, Fe plus 4H2O. ओके, 4H2O Fe3O4 plus 4H2. ये 4H2 हो गया. बैलेंस करने के लिए हमने Fe plus 4H2O Fe3O4 plus 4H2 LHS और RHS साइड में दोनों में उसमें 4 हमने और यानी 4 से उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमें 8 and 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन पहले से थे, हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा हाइड्रोजन इसमें बैलेंस आ गया. लेकिन अभी भी आयरन इसमें बाकी है. देखिए आयरन यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर आयरन प्रोडक्ट में 3 है, तो अभी तक पूरा बैलेंस नहीं हुआ. हम अगला स्टेप लेंगे, स्टेप 5. Fe is not balanced, हम आयरन को बैलेंस करेंगे. Fe plus 4H2O Fe3O4 plus 4H2. यहाँ तक हमारा हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया.
अब हम आयरन को बैलेंस करने के लिए जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किया था, वैसे हम आयरन को बैलेंस करने के लिए करेंगे। इनिशियल में कितना आयरन है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 3 Fe3O4 में, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर प्रोडक्ट में वो भी 3 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे ब्लॉक के आगे 3 कर दिया हमने, 3 करने से आयरन का 3 हो गया प्लस 4H2O, तो ये Fe3O4 प्लस H2। अब ये बैलेंस हो रहा है पूरा। नाउ थर्ड स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप में हम क्या फाइनली वी चेक द इक्वेशन फॉर बोथ साइड्स। अब हम RHS और LHS दोनों साइड चेक कर लेंगे, अगर उन दोनों में जो एटम्स हैं वो बराबर होंगे तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखते हैं 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 LHS में भी और RHS में भी। अब यहाँ मिला के देखते हैं, जैसे RHS में देखते हैं Fe3 Fe3 इज गुड देन Fe3, ठीक है। ये पूरा इनिशियल में और बाद में H is 4 multiplied by 2 8, O oxygen is 4 oxygen is 4, RHS में वो इक्वेशन है Fe is 3 Fe is 3, oxygen is 4 oxygen is 4 and H 4 multiplied by 2 8। अब ये क्या हो दोनों तरफ, अब देखो Fe यहाँ पर भी 3 है, Fe यहाँ पर भी 3 है, O यहाँ पर कितने हैं 4 multiplied by 2 सॉरी 4, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है और हाइड्रोजन 4 multiplied by 2 8, 4 multiplied by 2 हाइड्रोजन 8 है। तो LHS और RHS दोनों साइड से बैलेंस हो गया, इससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इसमें क्या होता है और भी कंडीशंस होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, लिक्विड, सॉलिड, तो हम 7th स्टेप में इसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप 7। अब तक हमने 6 स्टेप लिए, तो उसमें क्या किया था केमिकल इक्वेशन वो सेट किया था। तो केवल केमिकल इक्वेशन नहीं होता, उसमें कोई फिजिकल कंडीशन भी होती है, कोई सॉलिड होता है एलिमेंट, कोई लिक्विड होता है, कोई गैसियस होता है, कोई गैस होता है ना। तो उसको भी अब हमें कंडीशन बताना पड़ेगा, कभी टेम्परेचर होगा, कभी प्रेशर होगा। तो स्टेप 7 हम क्या करते हैं, जैसे लिक्विड को हम बताते हैं यहाँ पर L से, सॉलिड को बताते हैं हम S से, गैस को बताते हैं हम G से, और टेम्परेचर देते हैं तो उसको हम एक ट्रायंगल बना करके बताते हैं, जो कि हम एरो के ऊपर लगाते हैं कंडीशन बताने के लिए। एक्वेसिस होगा तो Aq लिखेंगे, जो कि एक्वेसिस का मतलब वो सॉल्युबल इन वाटर है, और इसलिए ये जब सब चीजें लिखेंगे तब हमारा इक्वेशन प्योर एकदम बैलेंसिंग होगा। अभी तक हमने ऐसा नहीं लिखा था, तब हम क्या लिख रहे हैं 3Fe ब्रैकेट में लिख रहे हैं S प्लस 4H2O गैस, गैस लिख दो, या आप केवल G भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, आपने ये G लिख दी यहाँ पर, एंड Fe3O4 S प्लस 4H2G। तो यहाँ पर जो S है वो सॉलिड को बता रहा है। अब यहाँ पर आपने G कैसे लिखा, 4H2O आपको लिक्विड होना चाहिए, आप तो कहोगे H2O तो लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर जो H2O काम में लिया जा रहा है वो गैस में काम नहीं लिया जा रहा है, वो स्टीम में काम नहीं लेता है। स्टीम जो होगी वो भाप है, वो हम Fe पर लगाते हैं तब Fe3O4 बनता है। पानी मिलाने से Fe3O4 नहीं बनेगा। तो Fe3O4 मतलब स्टीम काम में लिया है, इसलिए बिकॉज ये वी यूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, सो वी डिनोट द गैस G। ओके, Fe3O4 जो प्रोड्यूस हुआ वो सॉलिड में हुआ, उसको हमने कहा प्लस 4H2 ये गैस में मिला है, इसलिए हमने इसको G कहा है। तो क्या होता है, समटाइम रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, बहुत सी चीजें होती है जो हमें बतानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर द रिएक्शन रेट्स इंडिकेट अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अब हम उसको अबव और बिलो, जो एरो है उसके अबव लिख देते हैं, टेम्परेचर होगा तो, प्रेशर होगा तो, और कैटलिस्ट होगा तो हम उसको एरो के ऊपर या नीचे कहीं डिनोट कर देंगे, उसको बता देंगे कि यहाँ प्रेशर होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, CO गैस है प्लस 2H2 गैस है, इसमें 340 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगता है तो CH3OH का लिक्विड बन जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 का जो लग रहा है, इसको हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया, बता दिया कि 340 का प्रेशर लग रहा है। प्रेशर से ये इक्वेशन बना है और ये बैलेंस हुआ है। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्वेसिस से प्लस 6H2O लिक्विड हो लिया। अब ये सूरज की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बन जाता है। ये क्या चीज है, ये प्रकाश संश्लेषण की पत्ते तरह पेड़ पौधे पत्ते उसी प्रकार से अपना ग्लूकोज बनाते हैं। प्लस तो 6C6H12O6 जो कि एक्वेसिस फॉर्म में ग्लूकोज बन जाता है, प्लस 6O2 गैस जो हमारे लिए पेड़ पौधे छोड़ देते हैं। तो जो कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ 340 एटमॉस्फेरिक की और सनलाइट की, क्लोरोफिल की, वो हम रिएक्शन में एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं।